हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर स्मेल अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे, और ताकि आप रखें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल, इसी वजह से हम लेकर आते हैं हर संडे को ये स्पेशल शो। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुका है, दर्द सर बन चुका है। यानी कि अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें, जो कि स्मोक की वजह से आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी इस हद तक पहुंच गई कि वहाँ पे खुली फ़िज़ा में सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और इसकी वजह से निज़ाम तनफ़ुस बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा डिफरेंट सिटीज़ की अगर हम बात करें, पंजाब में भी, तो वहाँ पर भी एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, लोगों की जो डेली की रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है। यानी कि बच्चों का स्कूल जाना, लोगों के का ऑफिस यानी ज़रिए माश के लिए निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सर्दियों के आते ही ये सिम्टम्स तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन यानी और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो हमारे निज़ाम तनफ़ुस को किस तरह से मुतासिर कर रहा है। और लाहौर के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो लोग लाहौर में रहते हैं वो औसतन 6 साल उनकी उम्र कम हो जाएगी। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसी से रिलेटेड एक मर्ज़ पे हम बात करेंगे, विच इज़ नमूनिया, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुहलिक मर्ज़ है। मुहलिक मर्ज़ इसलिए है क्योंकि इसके हवाले से इतनी ख़ास अवेयरनेस नहीं है, या शायद अवेयरनेस जो हम देने की कोशिश करते हैं वो इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं पा रही है। आज हम इसी पे बात करेंगे, और इस टॉपिक पे हमारे साथ आज बात करेंगे डॉक्टर नसीर अहमद, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद कराची में। और इनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी खदमात हैं, और डिफरेंट CMEs भी कर रहे होते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से हवाई आलूदगी, इसके अलावा नमूनिया बेसिकली कि किस तरह से लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत ज़्यादा रेशो है जो कि यानी इसकी वजह से लोगों की अमवात होती हैं। स्पेशली अगर हम न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात करें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, और इनकी लाइफ को सेव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बरवक्त तशख़ीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, या जो वो लोग तमाम जिनकी इम्यूनिटी बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा मर्ज़ का शिकार होते हैं। तो इनको किस तरह से बचाया जाए, इस मर्ज़ को किस तरह से शिकस्त दी जाए, इनकी अलामात क्या हैं, और स्मोक पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी हमारी डाइट पर भी। तो इन तमाम चीज़ों पर एक तफसीली गुफ्तगू होने वाली है। तो ज़रूर आज का शो देखिएगा, कंप्लीट शो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, डॉक्टर नसीर अहमद को। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए भी टाइम निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वेलकम कहूँगी आपको इस शो में हेल्थ की बात वीनस के साथ में। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप ख़ास तौर पर आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से ये मौका दिया कि हम नमूनिया की आगाही के या अवेयरनेस के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नवंबर का मंथ इसी तरह से आगाही के लिए, नमूनिया से आगाही के लिए मनाया जाता है। मैं सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन से इसका यानी प्रोग्राम को शुरू करना चाहूँगी कि बेसिकली नमूनिया क्या है और किस वजह से ये बीमारी होती है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली नमूनिया एक ऐसा मुज़ी मर्ज़ है जो कि मुख्तलिफ जरासीम की वजह से होता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है। यानी एक आम ज़ुबान में हम ये कहते हैं कि फेफड़ों का जो इन्फेक्शन होता है उसे नमूनिया कहते हैं। मोस्टली ये बैक्टीरिया से होता है, लेकिन इसके अलावा वायरसेस, फंजाई या पैरासाइट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनी फॉर्म कैन कॉज नमूनिया। बट मोस्टली अगर हम कम्युनिटी बेस पे बात करें तो बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया में भी स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और H इन्फ्लुएंजा ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि मोस्टली नमूनिया काज करते हैं। ओके जी, नमूनिया की जो कॉमन अलामात हैं, ये मैं एक टिपिकल नमूनिया की बात करता हूँ कि वो क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करता है। तो इसमें आम तौर पर मरीज़ को तेज़ बुखार होता है, और उसके साथ कफ़ यानी खांसी होगी।
इनिशियली ये खांसी ड्राई होती है और फिर बाद में इसमें पेशेंट जो है अपने स्पूटम को एक्सपेक्टोरेट करता है, यानी बलगम का अखराज करता है। और ऐसी बलगम जो बहुत प्यूरिलेंट हो, यानी उसका कलर जो है वो येलोइश हो या ग्रीनिश हो या रस्टी स्पूटम हो, जो कि रस्टी स्पूटम भी एक डेंजर साइन में हम शामिल करते हैं, क्योंकि ये स्पूटम में एक्चुअली ब्लड होता है इन अल्टर्ड फॉर्म। तो इस तरह का बलगम पेशेंट को आए। इसके अलावा सीने में यानी फेफड़ों में जिस जगह पे इन्फेक्शन नमूनिया का पैच पड़ा हुआ है, पेशेंट को सांस लेने के दौरान सीने में उस हिस्से में दर्द महसूस करता है या सांस लेने में उसे दिक्कत होगी। इसके अलावा सांस की रफ़्तार जो है वो नमूनिया अगर शदीद अटैक हुआ है तो मरीज़ की सांस लेने की रफ़्तार जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ऑक्सीजन क्योंकि सही तरह से सप्लाई नहीं हो रहा बॉडी जी, बेसिकली नमूनिया का जो इन्फेक्शन होता है लंग्स में उस जगह पे होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्पेशली ऑक्सीजन जो है वो हमारी जो एयर एल्वियोलाई होती है लंग्स के अंदर, वहाँ से ऑक्सीजन जब ब्लड में एब्जॉर्ब करती है तो उस जगह में इन्फेक्शन होता है, कंसोलिडेशन की पैच बन जाता है। तो फिर ऑक्सीजन की जो है डिफ्यूजन होती है ब्लड में वो इम्पेयर्ड होती है, ठीक है। तो उसी वजह से पेशेंट को सांस लेने में मुश्किलात भी पेश आती हैं और उसके सांस लेने की रफ्तार भी बढ़ जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल हो सके। जी बिल्कुल, उसका ज़्यादा अपनी अब नॉर्मल ऑक्सीजन को अपना वो ले सके। सही। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बहुत अहम बात यहाँ करना चाहूँगा कि ये सारी अलामात अगर मरीज़ जो है उम्र रसीदा है, यानी एल्डरली है, 60-65 साल से ज़्यादा है, तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि नमूनिया की यही प्रेजेंटेशन हो कि उन्हें फीवर तेज़ हो, ज़रूरी नहीं होगा, कफिंग नहीं होगी ज़्यादा, स्पूटम नहीं आएगा, तो यानी चेस्ट भी इवन के साइलेंट होता है। तो फिर उनमें डिफरेंस क्या होगा? तो उनमें नमूनिया की जो प्रेजेंटेशन होती है वो लूज मोशन के साथ होती है, ठीक है। और इसके अलावा वो कन्फ्यूजन का शिकार हों कि अगर ओल्ड एज जो इंडिविजुअल्स घर में होते हैं अगर उनको कन्फ्यूजन हो, डायरिया के साथ हो, तो ये नमूनिया की इब्तदाई अलामात हो सकती हैं। अच्छा, इनके अलावा बच्चों में भी प्रेजेंटेशन जो है नमूनिया की अडल्ट्स के मुकाबले में थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती हैं। बच्चों में ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इरीटेट होंगे, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, बच्चों को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाए, उन्हें डायरिया, लूज़ मोशन हो। तो और जब बच्चे सांस लेते हैं तो सीने में से एक मखसूस किस्म की आवाज़ आती है जिसे हम मेडिकली वीजिंग कहते हैं या ईगोफोनी। तो इस तरह की जो है वो साइंस होंगे। या बच्चा जब सांस लेता है तो पसलियों में मखसूस किस्म के पिट्स यानी घड़े पड़ते हैं, जिसे सोशल लैंग्वेज कहते हैं पसलियों का चलना, इंटरकॉस्टल रेसिशन ये हो। और बच्चे की सांस लेने की ब्रीदिंग रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो ये भी नमूनिया की अलामात होती हैं और ये डेंजर साइन के अंदर इंक्लूड है। अच्छा, बड़ों में क्या हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन भी हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल। मोस्टली तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत एडवांस हो जाए, यानी लंग्स से निकल के वो ब्लड में डिसेमिनेट करके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी जाएगा, तो जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, तो पेशेंट ना सिर्फ हाइपोथर्मिया भी हो सकता है और हाइपोटेंसिव भी हो सकता है। उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है और ब्लड प्रेशर का ड्रॉप करना भी जो है वो एक ख़तरनाक अलामत होती है। किस डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर जो ऐसे पेशेंट्स में? नहीं, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है आपका 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री से इससे नीचे ड्रॉप कर जाएगा जितना भी, ठीक है। ये चीज़ है। ब्लड प्रेशर का जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है, ये मैं आम लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसका 90 से 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ड्रॉप करना और डायस्टोलिक का 60 से ड्रॉप करना ये ख़तरनाक होता है। तो इन पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल मूव करना चाहिए। अच्छा, आपने अभी बात की जो कॉमनली सिम्टम्स पाए जाते हैं लोगों में, जो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, इसके अलावा इंटेंसिव सिम्टम्स यानी बहुत शदीद वाले, ख़तरनाक वाले वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बाद डॉक्टर के पास रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखिए, ये जितनी भी अलामात हमने अभी डिस्कस की कि अगर किसी भी शख्स को हाई ग्रेड फीवर है, चेस्ट में पेन होता है या उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो उसको फ़ौरन अपने फैमिली फिजिशियन को चेकअप के लिए जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जब फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकता है कि आया कि इस मरीज़ को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या ओपीडी बेस्ड वो सिंपल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो खाने से ही मरीज़ का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है, तो वो
प्रेस्क्राइब कर देता है और अगर पेशेंट को रेफ़र करना है तो वो बेहतर जज कर सकता है कि पेशेंट का होम बेस्ड ट्रीटमेंट होगा या उसको हॉस्पिटल की नीड है। लेकिन एक आम फहम पब्लिक की आगाही के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर किसी भी मरीज़ को फ़ीवर के साथ खांसी हो और उसकी सांस लेने की रफ्तार ज़्यादा हो और एल्डरली के बारे में कहा कि वो कंफ्यूज हों और डायरिया हो तो इनको फ़ौरन हॉस्पिटल मूव करना चाहिए। और इसी तरह बच्चों में जो डेंजर साइन है कि बच्चा खाना पीना छोड़ दे, बच्चे जब सांस ले तो पसलियों में पिट्स या घड़े पड़ना शुरू हों, या बच्चे के या बच्चों के हाथ पाँव, लिप्स, टंग नीली पड़ना शुरू हो जाए यानी साइनोज्ड होना शुरू हो जाए, तो ऐसे बिल्कुल ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल मूव करना चाहिए। अब हॉस्पिटल जाके फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा और निमोनिया की सीवियरिटी की ग्रेडिंग होगी कि आया कि उसको ट्रीटमेंट में जनरल वार्ड में इंडोर करके दाखिल करके इलाज करना है या उसको ICU की ज़रूरत है, या फिर उसको, क्योंकि अगर निमोनिया में बहुत बगाड़ आ जाए तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, पूरा वो मैकेनिज़्म जो सांस लेने का लंग्स का है वो नाकाम हो जाता है और फिर उसको वेंटिलेटर की नीड होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान का, हमारा जो रैंक है दुनिया के उन 5 से 6 टॉप कंट्रीज़ में है जो मोर देन 50% निमोनिया के बर्डन को हम डील करते हैं यहाँ पे। और वजह भी यही है कि हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस की कमी है पेशेंट्स के अंदर, और वो टाइमली जो है डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते। यही तो हम चाहते हैं कि जो अवेयरनेस की कमी है, जो हमारी सोसाइटी में लोगों को जिस आगाही की ज़रूरत है वो हम आगाही दे सकें, और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है और आपको दावत देने का भी मकसद यही है कि आप अपने कीमती वक्त से लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप जब आप क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में जब आप बैठे होते हैं या पेशेंट को डील कर रहे होते हैं तो एक फैमिली उस वक्त आपकी बात सुन रही होती है और एक फैमिली को ही आप यानी उस वक्त ही एक फैमिली मुस्तफ़ीद हो रही होती है जब एक फैमिली का एक स्पेशल टाइम होता है। इसी तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे आपके पास जिनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती होगी बहुत डिटेल में, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है, आपने खुद भी बताया कि इसकी केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि जो लोग अफेक्टेड हैं वो भी रिलीफ हासिल करें और जो लोग रिस्क पर होते हैं वो बच भी सकें। सो अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये है कि इसकी तशख़ीस या फिर इसको डायग्नोस किस तरह से करेंगे कि ये निमोनिया ही है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बल्कि आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा बीइंग अ डॉक्टर कि 12 नवंबर को हम वर्ल्ड निमोनिया डे इसीलिए ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोगों में शऊर और बेदारी पैदा की जाए कि ये एक ऐसा मुज़ी मर्ज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेट पे काबिल इलाज मर्ज़ है और इससे बचाव भी मुमकिन है। तो इससे गैर ज़रूरी यानी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसका बआसानी इलाज किया जा सकता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए लापरवाही की वजह से। तो हमारा मकसद भी मेडिकल साइंस का भी यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। तो हमारा स्लोगन भी वर्ल्ड निमोनिया डे पे ये होता है, स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रेथ काउंट्स। ज़बरदस्त। ये तो जहाँ तक बात की तशख़ीस की, तो जो अलामात हमने पहले डिस्कस की हैं उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बेस पे निमोनिया आसानी से डायग्नोज हो जाता है माइल्डर फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर वो सीवियर फॉर्म में है, ज़्यादा शदीद है, इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर सिंपल चेस्ट रेडियोग्राफ करके इसको डायग्नोस किया जाता है कि एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द इलनेस होती है पेशेंट की जो सजेस्ट करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को, और उसके साथ जब चेस्ट रेडियोग्राफ करेंगे तो लंग्स में कहीं भी एक पैच मखसूस किस्म का बन जाता है जिसको मेडिकली हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो निमोनिया की डायग्नोसिस के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर बीमारी एडवांस हो चुकी है काफ़ी तो उसकी सीवियरिटी के लिए जो होता है फिर फर्दर हम एक मुआविन टेस्ट ब्लड बेस्ड होते हैं मोस्टली, जैसे CBC है, CRP है, ब्लड कल्चर है, तो ये एडवाइस करते हैं। या स्पूटम में ग्राम स्टेनिंग करवाते हैं और कल्चर है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे एडवांस स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी हैं जो कि रैपिड एक्यूरेट डायग्नोस करते हैं निमोनिया के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, जैसे उनकी एंटीजन होती है बाज़ बैक्टीरिया की, स्पूटम में रैपिडली डिटेक्ट होती है, यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो जाती है। लेजोनेला, जी बिल्कुल, लेजोनेला की एक ऐसी एंटीजन है वो रैपिडली डिटेक्ट होती है यूरिन के अंदर। तो इस बेस पे
ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म का पता चलता है, उसकी सेवियरिटी का भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो इस वक्त किस स्टेज में है और उसको किस तरह की ट्रीटमेंट की, काबू पाया जाए। बिल्कुल उसको किस तरह का ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। ओके, अभी जिस तरह से हमने पिछले कुछ टाइम पहले हमने देखा है, यानी अगर हम 2020 की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है, बहुत सारी अमवात हुई हैं और एक खौफ हरास का जो सिलसिला था वो अभी तक इतना यानी उसको हम भूल नहीं सकते हैं। सो वो भी कोरोना वायरस भी किसी ना किसी तरह से टारगेट करता है और निमोनिया को कॉज कर सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कहा मैं, जैसे मैंने पहले कहा, देखिए निमोनिया बेसिकली निमोनिया के ऑर्गेनिजम्स उन इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है बीमारी से फ़ाइट करने की, वो उनकी कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और वो कौन लोग होते हैं? वो अंडर 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, वो मोर देन 65-70 ईयर्स के ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं। अच्छा, इनके अलावा जो डायबिटिक्स पेशेंट हैं, स्मोकर होते हैं, ठीक है, इनका जो कि पहले खुद ही अपनी रेस्पिरेटरी यानी सिस्टम को डैमेज कर रहे होते हैं। नोज से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बिल्कुल एंड तक अल्लाह ताला ने एक ऐसा इम्यून डिफेंसिव सिस्टम दिया हुआ है इंसान को, जो कि हमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स को ख़िलाफ़ जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसकी डिटेल तो बहुत सारी है, लेकिन छोटी सी एक बात करना चाहूँगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में नाक से नीचे तक पूरा बिल्कुल हेयर लाइक माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। तो ये जो स्मोकर होते हैं या एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जब जाते हैं तो उन सीलिया को डैमेज कर देते हैं। तो ये कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, लंग्स को जो प्रिवेंट करते हैं, जो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं या तबाह कर देते हैं। अच्छा, इनके अलावा किसी भी वजह से वो लोग जो बेड रिडन्स होते हैं यानी बिस्तर पे पड़ जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, ख़ास तौर पे स्ट्रोक की वजह से, या पैरालाइज हो जाते हैं कोई भी जिस्म का हिस्सा, तो उन लोगों में भी निमोनिया ज़्यादा होता है। ठीक है, या जिनका कॉन्शियस लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए किसी ड्रग के ओवर यूज़ करने की वजह से, या किसी हेड ट्रॉमा या हेड इंजरी की वजह से, तो वो भी अपना। और एक और चीज़ याद आई कि जिनकी पुअर ओरल हाइजीन होती है, तो वो भी प्री डिस्पोज करते हैं निमोनिया के इन्फेक्शन को, क्योंकि जब आपकी डेंटल कैरीज होगी, कोई डेंटल या गम का इन्फेक्शन होगा तो सलाइवा आपका इन्फेक्टेड होगा। तो हम नींद के दौरान आमतौर पे एस्पायरेट करते हैं अपनी इस अपर सेक्रेशन को, तो वो निमोनिया काज करते हैं। आईवी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं जो, वो जब आईवी ड्रग अपना जब लेते हैं तो चूँकि अनस्टेराइज फॉर्म में होती है, तो स्किन से ही जो हमारा नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है जो आम हालात में हमें इन्फेक्शन नहीं करता, तो वो उसके नीडल के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगा। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स के अंदर निमोनिया काज करता है। इसका और वो डिज़ीज़ जिसके अंदर डायरेक्टली हमारा इम्यून सिस्टम टारगेट होता है और कमज़ोर हो जाता है, जैसे HIV या एड्स के पेशेंट होते हैं, जो कैंसर के मरीज़ हैं, या किसी वजह से जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं काफ़ी अरसे से, या क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे हैं, तो इनका इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी वीक होती है और ये जल्द ही जो है वो इन्फेक्शन को एक्वायर करते हैं और उनमें निमोनिया डेवलप होता है, और निमोनिया की सीवियरिटी भी इन्हीं लोगों में ज़्यादा देखी गई है। ओके, सो आपने टाइप्स पर भी अगर देखें तो जिक्र किया है कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, यानी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में मैं चाहूँगी थोड़ी सी डिस्कशन हो कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो इन चीज़ों से बच सकें। ये निमोनिया की देखिए, हम क्लिनिकली निमोनिया की 3-4 इसकी बड़ी कॉमन टाइप्स हैं, जो कि एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है। मोस्टली जब हम निमोनिया पे डिस्कशन करते हैं, या जो हमारा स्लोगन है वर्ल्ड निमोनिया डे के हवाले से, तो हम टारगेट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को ही करते हैं उसके अंदर। तो वो कम्युनिटी ज़्यादा बेसिक रीज़न है ना, क्योंकि बेसिक कॉमन तो वही होता है, बिल्कुल है, कम्युनिटी के अंदर जो एक्वायर्ड करते हैं, और वो जनरली हेल्थी इंडिविजुअल्स के अंदर ये इन्फेक्शन होता है। तो उनकी जो ऑर्गेनिज़म जो होती है, उसकी जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है उन ऑर्गेनिज़म के जो कि हॉस्पिटल के अंदर निमोनिया काज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि कम्युनिटी एक्वायर्ड में ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म ज़्यादा होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात हमने की, ये उनमें कॉमन काज करता है। इसके अलावा H इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, ये ग्राम नेगेटिव है, लेकिन ये भी निमोनिया काज करता है कम्युनिटी बेस पे ज़्यादा। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड की बात करें
तो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट वो नमूनिया की वजह से एडमिट नहीं हो, बल्कि वो किसी भी और रीज़न की वजह से जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक क्लेप्सिला, सीडोमोनास, ठीक है, और एनारोब्स। तो वो एक्वायर करता है और उसको इन्फेक्शन होता है। बाकी इसका सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और डॉक्टर नसीर हमें बता रहे थे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के क्या क्या चांसेस होते हैं और किस तरह से बचा जा सकता है। जो सिलसिला शुरू हुआ था ब्रेक से पहले, उसको चाहूँगी कंटिन्यू करें हम। जी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, लाइक डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डायरेक्टली पेशेंट को डील करता है, तो हम बड़े हाई रिस्क पे होते हैं कि ये नमूनिया के ऑर्गेनिज्म को एक्वायर करते हैं। तो इन सब को ये चाहिए, बल्कि हम ऐसा करते भी हैं कि हम उस एनवायरनमेंट में जब पेशेंट को डील करते हैं तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग वो फ्रीक्वेंटली करना चाहिए या सैनिटाइज़ करें, और ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और इम्यून अपना नमूनिया से जो बचाव की जो वैक्सीन है, जैसे नीमोकोकल की या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है, वो भी जो हाई रिस्क पर्सन होती हैं इनको लगाना चाहिए होती है, ताकि वो नमूनिया के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकें। ओके, सो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे शहरों में, स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें, पंजाब साइड की बात करें, तो बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से लोगों की जो यानी निज़ाम तनफ़ुज़ है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और कहा और सुना ये जा रहा है, यानी एक कॉमन बात जो कि ये कही जा रही है कि लाहौर में रहने वाले लोग 6 साल, उनकी औसत उम्र 6 साल कम हो गई है या हो जाएगी। जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो किस तरह से मुतासिर कर रही है, और ये भी क्या नमूनिया की तरफ लेके जा सकता है? जी बिल्कुल, आजकल तो ये हमारा हॉट इशू है कि अनफॉर्चुनेटली लाहौर जो है हमारा दुनिया के उन टॉप सिटीज़ के अंदर शामिल है जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो देखिए, फॉग के अंदर और जब उसके अंदर ये शामिल हो जाएं एयर पॉल्यूशन, ठीक है, जिसे स्मोक कहते हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि फिर इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि जब उस माहौल में आप सांस लेते हैं तो हमारा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें जो इम्यून सिस्टम है, जो सीलिया है, ये सब डैमेज हो जाते हैं। तो जब ये डैमेज हो जाएंगे तो हम प्री डिस्पोज करेंगे, प्रोन करेंगे टू ईज़िली एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके अलावा जाहिर है कि जब एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसमें कुछ केमिकल ऐसे अज्जा होंगे उसके अंदर जो कि डायरेक्टली जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत तबाह करते हैं। और स्मोक के अंदर ख़ास तौर पे उस माहौल के अंदर जो ऑक्सीजन के जो तनासब है, जो कि नॉर्मल एयर में 21% होता है, तो ये भी बड़ा शदीद कंप्रोमाइज़ होता है। ओके, क्या करना चाहिए ऐसे तमाम शहर के लोगों को जो कि स्मोक का सामना कर रहे हैं, और स्पेशली लाहौर, क्योंकि लाहौर में की जो कंडीशन है, एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? इसमें तो सबसे पहले हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कि मैं फैमिली से ये कहूँगा कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, और अगर ज़रूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और फूड स्ट्रीट से जाने से या पार्क्स वगैरह में जाने से थोड़ा अवॉइड करें, ताकि वो एक्सपोजर जो है मिनिमाइज़ हो। ये तो है पब्लिक लेवल पे। बाकी सरकारी सतह पे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, जिनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही बैड है कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं, तो इन पे लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ऐसी गाड़ियों को बिल्कुल इजाज़त नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों पर आएँ। इसी तरह जो फार्मर्स हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी क्रॉप्स की जो बाकियात होती हैं जिनको वो जला देते हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारे यहाँ धुएँ का या स्मोक का, एयर पोल्यूशन। बिल्कुल, फिर वो एयर पोल्यूशन करते हैं। इसी तरह जो ईंट बनाने वाले जो भट्टे हैं, ठीक है, इनको भी ज़िम्मेदारी का ख़ुद भी एहसास करना चाहिए, और सरकारी सतह पे भी नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट इसमें
ज़रूर इसमें बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है कि उनको बैन कर रही है इन हालात में जब स्मोक ज़्यादा है वहाँ पे तो। ओके और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला अगर देखें तो वो भी बहुत एक अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऑफिस के जाने यानी ऑफिस जाना जिनके लिए ज़रूरी नहीं होता, वो वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए भी अपने घर के एनवायरनमेंट पे रहते हुए ये चीज़ें कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी स्टक हो जाएगी। हाँ, जिनकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो रही है उनको एहतियातें यही करनी चाहिए, उनको एहतियातें करनी चाहिए। अच्छा, घर के एनवायरनमेंट को कितना यानी पॉल्यूटेड कम से कम हो, उसके लिए क्या आप टिप्स देंगे? देखिए, उसके लिए तो ये है कि गैर ज़रूरी आप कुकिंग ना करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद लोग अक्सर होता है कि वो कुछ ना कुछ जो होता है ना वो अपने आप बिल्कुल वो कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बारबेक्यू का जो है इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि स्मोक जो होता है वो डायरेक्टली और ज़्यादा जो है वो माहौल के अंदर शामिल होता है, तो यकीनन इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये तो बात हो गई स्मोक की। सो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, विच इज़ नमूनिया। सो नमूनिया के से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, नमूनिया से बचाव के लिए तो सबसे पहले हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि पब्लिक प्लेसेस पे या हजूम वाली जगहों पे जब जाएं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा अपनी हैंड वॉशिंग जो है वो प्रॉपरली और फ्रिक्वेंटली करते रहना चाहिए। सही, ठीक है। अगर कोई सिगरेट नोशी करते हैं तो यकीनन उनको इससे अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा वो लोग और डायबिटिक जो हैं उनको अपना डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है और वो कोई भी इन्फेक्शन जो फर्स्ट नंबर पर आते हैं डायबिटीज़ में। बिल्कुल, तो हम तो ज़्यादा रिस्क पर हैं। बिल्कुल, हम इस पे रिस्क पे हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और नमूनिया से बचाव की जो वैक्सीन है, नीमोको 2 तरह की वैक्सीन होती है, एक इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीन है और नीमोकोकस नमूनी के अगेंस्ट नीमोकोकल वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। अब ये कितने अरसे पे लगवाना चाहिए? अब ये किन लोगों को लगवाना चाहिए? वो जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे होते हैं, ठीक है, लेस देन 5 ईयर्स वालों को और मोर देन 65 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं, पर्सन हैं, उनको ये ज़रूर लगवाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को लगवाना चाहिए, या ऑलरेडी जिनको लंग्स की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है लाइक क्रोनिक एस्थमा है, COPD है, इसी तरह ब्रोंकिक्टेसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या जिन लोगों को हार्ट की डिजीज़ हैं, लीवर की डिजीज़ हैं, तरह वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ हैं या वो डायलिसिस वगैरह पर हैं, तो इन लोगों को नमूनिया की बचाव की वैक्सीन लगाना चाहिए। अच्छा, नीमोकोकल वैक्सीन जो है वो जब पेशेंट लगाएगा तो आमतौर पे 5 साल की ये इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन जो है वो इससे मिल जाती है। और बूस्टर डोज 5 साल के बाद लगवानी चाहिए उसकी। और जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये हर साल जो है 1 दफ़ा इसकी डोज की ज़रूरत होती है। ओके, हर एक शख्स को, हर एक, ये जिन्हों हमने जो कंडीशन जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो रिस्क पर्सन पे हैं, वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको लगवाना चाहिए। लेकिन ये वैक्सीन लगवाने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे हो सकता है कि वो उनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। लाइक अगर हम नीमोकोकल वैक्सीन की बात करें तो ये प्रेग्नेंट ख़वातीन को इससे अवॉइड करना है, या जिन्होंने पहले वैक्सीन लगाई और उस वैक्सीन से उनको एलर्जी या कोई रिएक्शन हुआ तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये उन लोगों को नहीं लगाना चाहिए जिनको अंडे से या एग से एलर्जी होती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। सो ये भी जानना चाहूँगी कि जो लोग सही टाइम पर, यानी अर्ली डिटेक्शन की इंपॉर्टेंस पे भी ज़रूर बात करें, और इस बात पर भी कि जो लोग इस चीज़ को किसी तरह इग्नोर कर देते हैं या वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो वो किस तरह से और ज़्यादा ख़तरनाक मुतासिर हो सकते हैं? कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं? आपने पहले भी जिक्र किया, मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा और ऐसे तरीके से बताएं कि जो आम लोग हैं उनको भी समझ आए कि सिर्फ ये नमूनिया सिर्फ फेफड़ों तक या उनके निज़ाम तनफ़ुस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी बॉडी जो है वो उससे मुतासिर हो सकती है, या फिर ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, वो लोग जो नमूनिया की जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाते वो तो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा रिस्क पे होते हैं नमूनिया को एक्वायर करने के, और उनमें सीवियरिटी भी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो लोग जिन्होंने नमूनिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन लगवा ली है, आमतौर पे उनमें नमूनिया का इन्फेक्शन नहीं होता, अगर होगा भी तो बहुत माइल्डर फॉर्म के होगा, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, पेचीदा शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। अब रही बात कि नमूनिया को अगर बर वक्त कोई तशख़ीस नहीं करता
या उसका प्रॉपर इलाज नहीं करता तो फिर ये बहुत शिद्दत इख्तियार करता है कि अगर लंग, पहली बात है कि लंग्स के अंदर जहाँ पे वो एक सिंपल नमूनिया का पैच था उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, वहाँ पस पड़ना शुरू हो जाएगी, यानी लंग एब्सेस हो सकता है उसको। इसी तरह जो फेफड़ों की या लंग्स की जो कवरिंग है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, तो उस झिल्ली में पानी भर जाता है, प्लूरल डिफ्यूजन हो जाता है और वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट होकर उस पर एम्पाइमा यानी वहाँ पे भी पस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगी। और नमूनिया का जो ऑर्गेनिज़म है वो फेफड़ों से निकल के थ्रू ब्लड जो है जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में या किसी भी वाइटल ऑर्गन को जो है वो मुतासिर कर सकता है, क्योंकि ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। मसलन ये है कि अगर वो ब्रेन में गया है तो वहाँ वो मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार कर देगा, इनकेफेलाइटिस कर देगा। अगर ईयर में चला गया है तो ओटाइटिस मीडिया करेगा, बुलोस मेनिंजाइटिस कर सकता है, उसकी समात जा सकती है मरीज़ की, बिल्कुल जा सकती है। इसी तरह वो दिल को, जिगर को और किडनी को जो है ये अफेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली जब वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जाएगा तो फिर वो वेंटिलेटर पे पेशेंट जो है वो मुंतकिल करना पड़ता है और इसकी फिर जो मोर्टेलिटी रेट है वो मोर देन 30% है। और फिर हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा अमवात की शरह है जो कि सिर्फ नमूनिया की वजह से है। और नमूनिया अगर हम सही तरह से उसको टैकल करते हैं और समझ लेते हैं कि ये वजूहात हैं और इस तरह से बचना है तो यकीनन अमवात की शरह में भी हम बहुत कमी ला सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कि अगर हम नमूनिया को टाइमली एक तो हम तो उससे प्रिवेंशन के तौर पे अगर आपने वैक्सीन इम्यूनाइजेशन अपनी करवाई है और दूसरा आप टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर लेता है प्रॉपर डेज तक आप लेते हैं तो नमूनिया बहुत आसानी से एक काबिल इलाज है। और फिर डॉक्टर्स हमारे पास इतने सारे और इतने अच्छे मौजूद हैं जो कि इस मर्ज़ को ख़त्म करने में और आपको इस मर्ज़ से लड़ने में बहुत मदद कर सकते हैं। और हमारे साथ एक मिसाल मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर नसीर की सूरत में। तो ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखें और ऐसे कोई भी सिम्टम्स हों तो डॉक्टर से रिजू करने में बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अगर आप इसके इलाज में घबराएंगे तो फिर ये बीमारी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी कि फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं क्योंकि आपने इतनी मुफीद और इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, मैं जानना चाहूँगी क्या सुपर फूड आप सजेस्ट करते हैं जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं इसके सिम्टम्स लेकर और ऐसे केसेस लेकर, यकीनन आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे होंगे, तो उनको क्या सुपर फूड आप जो है वो सजेस्ट करते हैं? कौन कौन से फूड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? एक तो जनरल देखिए, अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हुआ है या वो बीमार है तो उनका स्पेशल नमूनिया के हवाले से अगर बात करें तो पेशेंट को हाइड्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छा रखना चाहिए। पानी खूब पिएं, पानी खूब पीना चाहिए और खाने पीने की ममानियत नहीं है क्योंकि इसमें पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, पेशेंट को भूख लगना कम हो जाती है। तो जो भी घर में साफ़ सुथरी ग़िज़ा है उसको लेते रहना चाहिए, जो भी, और इसके अलावा जो मौसमी फल हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो सिट्रिक फूड बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल है, बस इतना सिट्रिक कोई चीज़ ना ले कि वो आपका जो है वो गला ख़राब हो जाए, क्योंकि ऊपर की मंजिल ख़राब होगी तो फिर नीचे असरात तो आएंगे ही। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। जी बिल्कुल है। बाकी जो मौसमी फल हैं अगर थोड़े से साइट्रस भी हैं तो ये तो और अच्छी बात है कि उसमें विटामिन सी होता है ज़्यादा, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यून सिस्टम को जो बूस्टअप करता है। हाँ, और कौन सी ऐसी, आपने कहा ऐसी कोई ख़ास ममानियत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि नुकसान दे सकते हैं? नहीं, फूड से तो नहीं है, लेकिन फूड के हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पहले से किसी डिजीज़ के लाइक हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है, उनको अपना जनरल परहेज़ जो होता है, इस डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपनी जो उनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग पहले से जो बीमारियाँ हैं उनका जो भी उनके मुताबिक जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उनके डॉक्टर ने, फैमिली डॉक्टर ने जो एडवाइस किए हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है जनरली कि जैसे हमारे यहाँ चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, पेशेंट को कफ हुई, जी आपने दूध नहीं पीना, आपने चावल नहीं खाने, सब कुछ छोड़ देना तो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो लोग जिनको पेशेंट्स जो है वो डॉक्टर के पास जाने से इसलिए भी डर रहे होते हैं कि डॉक्टर ने हर चीज़ पे पाबंदी लगा देनी है, लेकिन आपकी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, बट अगर आप ये सोच कर घर में बैठ जाएंगे तो ये आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। नमूनिया में इन जनरल कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं है, कोई ऐसा फल नहीं है जो मना हो, बिल्कुल ये जो है सही। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो वो तो अवॉइड करें, बट ये जनरली जनरलाइज कर दिया हमारी सोसाइटी में कि अगर
आपको कफ है, स्पूटम आ रहा है जी, आप दूध नहीं पिएं, आप चावल ना खाएं, इससे बलगम या स्पूटम ज़्यादा पैदा होता है। तो साइंटिफिकली ऐसी कोई प्रूवन बात नहीं है। देखें, एक और मिथ भी बस्ट कर चुके हैं डॉक्टर कि खाने पीने पे ऐसी कोई ख़ास पाबंदी नहीं होती है। सो अपनी पहले पूरी रिसर्च करें, डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्टेशन प्रॉपर लें, तो बहुत सारी जो मिथ्स हैं या आपकी जो गलतफहमियां हैं वो वैसे भी दूर हो जाएंगी। सो डॉक्टर, कोई इंटरेस्टिंग सा केस अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो वो इंटरेस्टिंग सा केस कौन सा होगा? देखिए, पिछले दिनों ऐसे केसेस तो खैर आए दिन आते रहते हैं और वो इस तरह के सरप्राइज़ तो हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से बड़े सरप्राइज़ मिलते हैं कि पेशेंट जो होता है चेस्ट के हवाले से टोटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट, तो वो अपनी और इलनेस से आते हैं, जस्ट एक लो ग्रेड फीवर उनको चल रहा है और इसके अलावा जो उनका थोड़ा वेट लूज़ करते हैं तो वो दुनिया जहाँ के टेस्ट करवा लेंगे, सिर्फ एक चेस्ट रेडियोग्राफ नहीं कराया होगा उन्होंने, वो इसलिए एडवाइस नहीं किया होता किसी ने, या ख्याल नहीं जाता जी पेशेंट को कफ तो है नहीं है, इनको स्पूटम तो आ नहीं रहा, चेस्ट बज़ाहिरन बिल्कुल ठीक है, तो वो चेस्ट रेडियोग्राफ उनका नहीं होता। तो वो जब हमारे पास आते हैं ज़ाहिर है, तो फिर हम जब उसको एडवाइस करते हैं तो चेस्ट में बहुत बड़ा एक पैच पड़ा होता है जो कि सजेस्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस को। खैर उसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम, स्पूटम एनालिसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस निकलती है। अच्छा, इसी तरह नमूनिया में भी इस तरह के आजकल काफ़ी केसेस आते हैं ऐसे कि डॉक्टर साहब जी, और स्पेशली जो मैं जो ज़्यादा जो स्ट्रेस देना चाहूँगा वो ओल्डर पेशेंट पे करना चाहूँगा कि ओल्ड पेशेंट में चूँकि अपेरेंटली चेस्ट उनका इतना अफेक्टेड नहीं लगता जी, हमारे बाबा हैं या हमारी वालदा हैं, उनको जो डॉक्टर साहब वो कुछ खा पी नहीं रही, उनको लूज़ मोशन अक्सर लगे रहते हैं, ठीक है, तो कोई दवा लिख दीजिए लूज़ मोशन के लिए, या वो लूज़ मोशन की दवा दे रहे होते हैं उसे, या वो जी वो बहुत उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गई हैं, ठीक है, यानी ज़हनी इज़्मिलाल का कंफ्यूजन का शिकार है, तो सिर्फ उनको चेस्ट एक्सरे नहीं होता। हो चुका है प्रोग्राम के, और ज़ाहिर डिस्कशन हमारी बहुत सारी बाकी है, हम दोबारा ज़रूर आपको सहमत देंगे। सो प्रोग्राम के अख्तिताम पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे? जी, मैं अपने नाज़रीन को टेक होम ये मैसेज देना चाहूँगा कि नमूनिया अल्हम्दुलिल्लाह एक काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस और इलाज ना किया जाए तो ये पेचीदा शक्ल इख्तियार करते हुए जानलेवा साबित भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी चीज़ें, नई बातें भी पता चली होंगी। छोटी छोटी सी बारीकियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि अगर इग्नोर हो जाएं तो बहुत बड़ा मसला बन सकती हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत अरसे तक वो इलाज करवाते रहे मगर वो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, जिसकी वजह से डायग्नोस नहीं हो पाया कि टीबी का मर्ज़ है। सो डायग्नोसिस इज़ हाफ क्योर। तो डायग्नोज जब चीज़ हो जाती है तो आपको पता चल जाता है, एक रोड मैप मिल जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह की ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है और किस तरह की मेडिकेशंस की ज़रूरत है। और अगर कोई स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप उनके पास जाकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनवाते हैं। सो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आलूदगी है, तो कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से भी अपनी यानी अपने मुल्क में एक अच्छा शहरी बनकर दिखाएं और अपनी तरफ से एक पार्ट प्ले करें ताकि आलूदगी कम से कम हो और मज़ीद फ़िज़ाई आलूदगी का हिस्सा ना बने। सो हम इसी तरह से अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक मुफीद और एक अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ सकते हैं। सो छोटी सी बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और यानी अमराज पे गुफ्तगू के लिए हमारा शो हमेशा देखा करें संडे वाले दिन 3 PM पर वीनस HD पर। सो मिलेंगे एक नए यानी मर्ज़ पे डिस्कशन के साथ, एक नए हफ्ते एक नए डॉक्टर के साथ। तो तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अपनी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़ को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।